फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इनिशिएटिव के साथ जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। तो आइए, आज है 4 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि हिंदू में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर पे हमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है, हेल्प से रिलेटेड आर्टिकल है। जो ओपन एक्रेज की पॉलिसी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटर में हमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें ये लिखने वाली हैं जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रह चुकी हैं। तो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स से इसको एसोसिएट किया है, किस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें इस समय डिस्क्रिमिनेशन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो नीचे हमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये मैंग्रोव से रिलेटेड आर्टिकल है। जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि सुंदरवन में जो मैंग्रोव्स की पॉपुलेशन है उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो हमें यहाँ नीचे आर्टिकल दिखाई दे रहा है, ये सरदार सरोवर डैम की जो हाइट बढ़ाने का एक प्रपोजल है, उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, ये सारी बातें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पेपर 3 का हमारा सिलेबस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी टॉपिक मेंशन है, ये टॉपिक उससे जुड़ता हुआ है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि मैं आपको बता दूं कि जब तक इंडिया ने 1991 के पहले लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को नहीं अपनाया था, तब तक जो हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन होता था वो मेजरली पब्लिक सेक्टर की कंपनीज किया करती थी। लेकिन जब 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया, तो उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर थे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये एक्सप्लोरेशन का काम आगे बढ़ने लगा। उस समय गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि हमें एक पॉलिसी की जरूरत है इस हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करने के लिए। और इस तरह से 1997 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके तहत गवर्नमेंट ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में 100% एफडीआई को भी एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं कि ये जो नेल्प था इसमें कई तरीके की दिक्कत हमें देखने को मिल रही थी, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और इसी के चलते मार्च 2016 में गवर्नमेंट ने नेल्प को रिप्लेस करते हुए हेल्प को इंट्रोड्यूस किया। इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हेल्प को इंट्रोड्यूस करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। पहला जो ऑब्जेक्टिव था, पॉइंट नंबर 1, वो ये था कि जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सके। पॉइंट नंबर 3, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में बनाई जा सकती हैं उनको इनहेंस किया जाए। और पॉइंट नंबर 4, जो लाइसेंसिंग की पॉलिसी है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। पॉइंट नंबर 5, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन कई सारे पॉलिसी मेकर्स के पास है जो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कंपनीज के फंक्शन को, इस चीज को रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स मैंने आपसे यहां पर डिस्कस किए हैं। तो देखिए, कई बार मेंस में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हेल्प। तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन है उसको कम से कम करना। तो ये पॉइंट्स आप याद रखने की कोशिश करिए। इसमें हम देखते हैं कि करंट सिस्टम में जो मैंने आपसे कहा था कि नेल्प में कुछ दिक्कतें थी, तो वो ऐसी क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से हमें हेल्प को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो जो पहली प्रॉब्लम थी नेल्प के साथ वो ये थी कि अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के एक्सप्लोरेशन के लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज को फेस करना पड़ता था। पॉइंट नंबर 1 ये था। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था। इसमें मैं आपको बता दूं कि सपोज करिए कि अगर किसी कंपनी ने एक टेंडर लिया है जिसके तहत वो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर वहां पर लेटर ऑन उन्हें पता चलता है कि मीथेन भी अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के अदर जो वेरिएंट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनको फर्दर एक और लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो ये एक दिक्कत वाली बात थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब 1997 में नेल्प को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कई तरीके के जो एनर्जी के सोर्सेस थे, जैसे कोल बेड मीथेन है,
उनके बारे में हमें पता नहीं था, तो उनके बारे में जो रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड नहीं किए जा सके थे। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें एक दिक्कत थी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल की थी, जिसके तहत बहुत सारा डिले होता था फंक्शन को रेगुलेट करने में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल था क्या? इसमें ये होता था कि जो भी कंपनी एक्सप्लोरेशन के फंक्शन को रेगुलेट करते थे, सबसे पहले तो जो भी उनकी कॉस्ट होती थी, जो भी उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी या रिसर्च कॉस्ट होती थी, पहले वो उसको निकाल लेते थे और उसके बाद जो प्रॉफिट होता था उसको शेयर किया जाता था। इसको फर्दर मैं आगे जब हेल्प के पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो और एलेबोरेट कर दूंगा। इसके बाद तीसरा जो दिक्कत थी इसमें वो थी कि जो एक्सप्लोरेशन था वो केवल कुछ एरियाज तक ही कन्फाइंड था। वो एरिया जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, मतलब गवर्नमेंट एक एरिया को डिक्लेयर करती थी, दिस इज द एरिया जहां पर की हाइड्रोकार्बन्स की अवेलेबिलिटी है, और इसी एरिया के लिए बिडिंग होती थी। अब ये दिक्कत थी, कई सारी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी उनके पास रिसर्च विंग्स थी जो कि पता लगा लेती थी कि कहां पर हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो वहां का जो टेंडर है या लाइसेंस है नहीं गेन कर पाते थे। एक चीज यहां पर और ये है कि अनफेयर प्राइसिंग। देखिए, जनरली होता यह था कि जो हाइड्रोकार्बन्स के प्राइस होते थे वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, और गवर्नमेंट के प्राइसेस को रेगुलेट करने की वजह से जो कॉस्ट थी कंपनीज की वो कई बार नहीं निकल पाती थी, और इससे जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी वो लॉस में चली जाती थी। एक जो पांचवा पॉइंट है वो है अनफेयर रॉयल्टी चार्जेस अंडर सम केसेस। तो आप देखिए, होता यह था कि जो समुद्र के किनारे या सी शोर पर एक्सप्लोरेशन जारी है या फिर जो बहुत डीप सी में एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, दोनों के लिए लगभग सेम रॉयल्टी चार्ज की जाती थी। अब आप समझ सकते हैं, इफ दिस इज अ सी शोर, तो यहां पर अगर कोई एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो यहां पर एक्सप्लोरेशन कॉस्ट कम होगी, जबकि अगर कोई एक्सप्लोरेशन डीप सी में यहां पर हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी। तो यहां पर गवर्नमेंट को रॉयल्टी कम चार्ज करनी चाहिए ताकि जो एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट है वो कम आए, तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में होंगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो रॉयल्टी थी वो दोनों पर सेम हुआ करती थी, तो जो कंपनीज होती थी वो डीप सी एक्सप्लोरेशन से बचा करती थी, जबकि वहां पर अच्छे खासे हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेस हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हेल्प के। हेल्प का जो पहला फीचर है वो यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग का है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एक बार लाइसेंस ले लेते हैं तो उस जगह पर जो भी हाइड्रोकार्बन के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं आप सभी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो पिछली दिक्कतों को सॉल्व करने वाली थी। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें बहुत एलेबोरेटेड तरीके से दिया गया है, ओपन एक्रेज पॉलिसी। इसके तहत जो बिडर है वो अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है रिसर्च के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, और वो ये कह सकता है कि इस लोकेशन पर हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है एंड आई वांट अ लाइसेंस फॉर दैट। तो फिर गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर एरिया के लिए जो बिडिंग है उसे स्टार्ट करेगी। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है, ओपन एक्रेज की जो पॉलिसी है ये इंकरेज करेगा कि किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो इसमें बढ़ेगा। तीसरा जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, हमने इसके पहले देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल हुआ करता था नेल्प में, तो ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में अंतर क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल होता था उसमें ये होता था कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन कर रही होती थी वो सबसे पहले अपने कॉस्ट को निकालती थी और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता था उस पर गवर्नमेंट से वो पार्टिसिपेशन करती थी, पार्ट करती थी अपने प्रॉफिट को। लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में ये होगा कि फर्स्ट डे ऑफ द एक्सप्लोरेशन और फर्स्ट डे ऑफ द रेवेन्यू गवर्नमेंट विल स्टार्ट शेयर इट्स प्रॉफिट और इट्स रेवेन्यू। जो कुछ भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को होगा, सॉरी कंपनी को होगा, उसमें गवर्नमेंट फर्स्ट डे ऑफ द रेवेन्यू पार्ट करना शुरू कर देगी। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ऐसे तो जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान में चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। सपोज करिए कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया वो 100 रुपए आया, तो पहले नेल्प में क्या होता था, नेल्प में जो कंपनीज होती थी वो ये कह देती थी कि 75 रुपीज तो हमारी कॉस्ट है, 75 रुपीज हमारी कॉस्ट है, फर्दर जो 25 रुपीज हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें से 10 रुपीज, जो 10 रुपीज है वो आप ले लीजिए। यानी ये था जो 20 रुपीज था, 25 रुपीज था, ये प्रॉफिट था, और इस प्रॉफिट को उन्होंने शेयर किया 10 रुपीज विद गवर्नमेंट। और अभी प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में मान लीजिए 100 रुपए रेवेन्यू आया है, गवर्नमेंट वुड नॉट कंसीडर कि आपकी कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट सीधा इसमें से अपना प्रॉफिट लेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि वो 75 रुपीज या 50 रुपीज प्रॉफिट ले लेगी, इसका रेशियो भी वही है, गवर्नमेंट इसमें से 10 रुपीज रेवेन्यू शेयर कर लेगी। 90 रुपीज अभी भी कंपनीज के पास ही है, 90 रुपीज पहले भी कंपनीज के पास होते थे, लेकिन अभी अंतर यह है कि जो
बहुत सारे रेगुलेशंस लगाने पड़ते थे गवर्नमेंट को, बहुत सारा मेजरमेंट करना पड़ता था, ऑडिट करना पड़ता था कि रियल कॉस्ट कितनी आई है। इसके अलावा एक नुकसान ये होता था कि कई बार अपनी कॉस्ट को ना करते हुए जो कंपनीज होती थी वो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स की होर्डिंग कर लेती थी, ताकि जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो उसको बेचे। तो ये सारे जो ड्रॉबैक्स थे ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट फर्स्ट डे ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग करने लगेगी। और ये जो चीज थी ये रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया था इस न्यू पॉलिसी के लिए। याद रखिएगा कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो था वो हेल्प में रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम। अब जो कंपनीज हैं वो फ्री हैं क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के जो प्रोड्यूस्ड हैं उनके प्राइस को डिसाइड करने के लिए। पहले ये काम गवर्नमेंट करती थी। चौथा पॉइंट जो है वो कंसेशनल रॉयल्टी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर कोई एक्सप्लोरेशन सी शोर के बिल्कुल नजदीक हो रहा है तो वहां पर गवर्नमेंट रॉयल्टी ज्यादा लेगी, लेकिन अगर वही एक्सप्लोरेशन डीप सी में हो रहा है तो गवर्नमेंट रॉयल्टी कम लेगी, ताकि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है उसे और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। एक जो पॉइंट यहां पर डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में भी वो है नेशनल डाटा रिपोजिटरी। हालांकि आर्टिकल में वहां डिस्कस किया गया है बट मैं यहां पर आपको पहले ही बता देता हूं कि नेशनल डाटा रिपोजिटरी क्या होता है। नेशनल डाटा रिपोजिटरी ये होता है कि गवर्नमेंट या जो कई सारी रिसर्च विंग्स होती हैं वो हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी कहां है और एक्सप्लोरेशन कितनी आसानी से और किस तरीके से किया जा सकता है इसका डेटा कलेक्ट करती हैं। तो ऐसे डेटा को गवर्नमेंट परचेज करेगी या खुद भी रिसर्च विंग्स के थ्रू इकट्ठा करेगी और उसको पब्लिक डोमेन में ओपन कर देगी, ताकि जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज हैं वो वहां पर ये देख सके कि कितना कंफर्टेबल है उनके लिए उस पार्टिकुलर रीजन में बिडिंग करना। तो ये कुछ फीचर्स थे हेल्प के जो हमने यहां पर डिस्कस किए। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बातें की गई हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं तो बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने को बचा नहीं है, बट वॉट एवर इज देयर वी वुड डिस्कस। पहली बात तो ये यही कह रहे हैं कि जो ओपन एक्रेज पॉलिसी है जिसका मैंने जिक्र किया था कि आप बेहतर तरीके से अब जो एक्सप्लोरेशन है उसको डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल डाटा रिपोजिटरी है जिसमें कई तरीके का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसे पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा, ये सारी चीजें एक सिग्निफिकेंट और वेलकमिंग स्टेप्स हैं इस पॉलिसी में। दूसरी बात जो यहां पर कह रहे हैं कि अब जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनके पास ज्यादा डिस्कशन है, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उनको एक्सप्लोरेशन कहां करना है और उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ये चीजें भी बता रहे हैं कि जो पहले सिस्टम था नेल्प में कि जो गवर्नमेंट ब्लॉक्स डिसाइड करती थी एंटिटीज को वहीं पर बिडिंग करनी पड़ती थी, अब इस चीज से प्राइवेट एंटिटीज को छुटकारा मिल जाएगा। अब वो अपने द्वारा डिसाइडेड ब्लॉक्स पर बिडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा निश्चित तौर पर ये जो पॉलिसी है ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा और हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। नेशनल डाटा रिपोजिटरी की बात मैंने अभी आपको बताई, वही बात सेम यहां पर लिखी गई है कि कई सारी ऐसी प्राइवेट एंटिटीज होती हैं जिनका ये बिजनेस होता है कि वो हाइड्रो एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को सेल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ऐसी रिपोजिटरी बना रही है और इन डेटास को खरीद रही है तो अब ये जो रिसर्च विंग्स हैं ये इंसेंटिवाइज होंगी, वो ज्यादा से ज्यादा जगह पर एक्सप्लोरेशन को खोजने की कोशिश करेंगी और इसके लिए गवर्नमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स मिल जाएंगे जिस पर वो बिडिंग करवा सकें। कंपनीज के लिए अब एक अच्छी बात यह हो गई है कि कंपनीज पूरे साल बिडिंग के लिए इनविटेशन मांग सकते हैं। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट एक टाइम डिसाइड करती थी पूरे साल में एक बार जिसमें कि सभी कंपनीज को जाके बिडिंग करना होता था ब्लॉक्स के लिए। हालांकि अभी ये कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। अभी गवर्नमेंट ने 2 साल में 2 बार ब्लॉक्स की बिडिंग की बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि धीरे धीरे वो इस सिस्टम को खत्म करेंगे और जब कभी भी ब्लॉक्स खोज लिए जाएंगे तो उन पर बिडिंग कर दी जाएगी। तो ये कुछ अच्छी बातें हमें हेल्प में देखने को मिल रही हैं। कुछ कंसर्न्स अभी भी हैं। कंसर्न ये है कि अगर किसी कंपनी ने, प्राइवेट एंटिटी ने एक ब्लॉक को डिस्कवर किया है या वो वहां पर ऑलरेडी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं तो उनको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे बिडिंग में। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई पहले से इंडल्ज है या उसने उस एक्सप्लोरेशन साइट को खोजा है तो उसको थोड़े बहुत इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। लेकिन आर्टिकल का कहना है इज इट इनफ, क्या इतना काफी है कि जिसने इतनी मेहनत से उस ब्लॉक को खोजा है, रिसर्च किया है, उसको सिर्फ एडिशनल 5 पॉइंट्स दे दिए जाए ड्यूरिंग बिडिंग, इसके अलावा कोई इंसेंटिव ना दिया जाए? तो ये एक कंसर्निंग इशू है। इसके अलावा एक जो इशू है वो ये है कि क्या ये जो पॉलिसी है ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएगी और जो हमारा टारगेट है कि हम 2022 तक जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है उसको 10% कम करेंगे, क्या ये जो पॉलिसी है हमारे इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कर पाएगी? चौथा जो कंसर्निंग इशू है वो ये है कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है
इन्वेस्टमेंट को लेकर वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि आपने अगर पहले न्यूज में पढ़ा हो तो जो केजी बेसिन में रिलायंस ने एक प्रोजेक्ट चलाया था कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वो काफी ज्यादा लॉस में है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो लोन अभी रिलायंस पर है केजी बेसिन के प्रोजेक्ट पर, वो विजय माल्या के जो लोन अभी हैं जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही है उससे कहीं ज्यादा है और वो काफी लॉस में है। एंड इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट जिसके मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है इन एंटिटीज का हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन में, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। पॉइंट नंबर 4 जो हमारे लिए कंसर्निंग इशू है वो ये है कि दुनिया में अभी भी ऐसी कई सारी साइट्स हैं जहां पर बहुत ही प्रूवन हाइड्रोकार्बन की अवेलेबिलिटी है और ये कहीं ना कहीं जो इंडिया की एक्रेज है उसको वीक करता है। जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो अवेलेबिलिटी है हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स की वो काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहां ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा साइट्स को आइडेंटिफाई करें और इंसेंटिवाइज करें ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज को कि वो आए, बिडिंग करें और हाइड्रोकार्बन में अपने एक्सप्लोरेशन को बढ़ाते हुए जो इंडिया की एनर्जी नीड है उसको फुलफिल करने में कंट्रीब्यूट करें। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहां पर डिस्कस किया। इस पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लिखना है। एन ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड नेशनल डाटा रिपोजिटरी टुगेदर विल हेल्प to meet the government's objective of reducing oil imports by 19% by 2022. However, there are still some concerns about the implementation of overall hydrocarbon licensing policy. ठीक है, तो देखिए यहां पर एक मिसप्रिंट हुआ है, दैट इज 10%। आप इसे 10% कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए, इसके आंसर को लिखने की कोशिश करिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक है द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ लिंच मॉब्स। ये जो टॉपिक है ये हमारे पेपर 1 का जो सोशल इश्यूज का टॉपिक है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। इसमें जो टॉपिक है कम्युनलिज्म, इससे जुड़ता हुआ ये टॉपिक है। देखिए हम जरूर देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सिलेबस को कहां टच करता है। कंटेक्स्ट यही है कि हमने देखा कि कई सारे अटैक्स हाल के दिनों में देखने को मिले जिसमें जो मुस्लिम या दलित यूथ हैं या फिर किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं उन पर अनराइटफुल अटैक्स होते हैं किसी भी इशू को लेकर। किसी नॉर्मल सी सीट की इशू, ट्रेन में एक सीट की इशू पर वायलेंस क्रिएट हो जाता है या फिर इस बात पर वायलेंस क्रिएट हो जाता है कि somebody is carrying some kind of meat that is not acceptable to some community। तो ये इस कंटेक्स्ट में ये जो डीयू की प्रोफेसर रह चुकी हैं पॉलिटिकल साइंस की, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है और ये फंडामेंटल राइट को इससे एसोसिएट कर रही हैं। तो आइए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल में जो कुछ बातें की गई हैं वो ये है, स्टार्टिंग यहीं से होती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में जो यूनिटी है, जो फीचर्स है उनको बाइंड करके रखा है। तो पहला जो फीचर यहां पर ये बताती हैं कि हमारा एक इतिहास है जिसमें हमने जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म था उससे एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तो ये कहीं ना कहीं हमें एकजुट करता है। इसके अलावा जो जनरल इलेक्शंस होते हैं जो हम एक साथ इतना उत्साह दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें आपस में जोड़ता है। इसके अलावा एक पॉइंट है कि जो हमारा क्रिकेट के प्रति प्रेम है, लव है, या जो फैसिनेशन है हमारा बॉलीवुड के प्रति, ये भी हमें आपस में जोड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने यहां पर बताया है हमें आपस में जोड़ने का, वो ये है जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जो हम सभी को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एश्योर करता है कि सभी लोगों की तरह हमारे भी जो राइट्स हैं वो सिक्योर हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन केस अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो ये हमें आपस में जोड़ता है। लेकिन आगे क्या बातें हमें देखने को मिल रही हैं, आर्टिकल 21 के बारे में इन्होंने थोड़ा सा लिखा है कि ये है कि आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट के तौर पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रोवाइड किया गया है और ये भी एक्सप्लिसिट किया गया है इसमें कि इस चीज को किसी भी आधार पर डिप्राइव नहीं किया जा सकता और इसको बचाने के लिए प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैं वो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। 1950 का एक केस यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था, उन्होंने इस चीज में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को इंटरप्रेट किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि व्हाट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ? Procedure established by law is a law that is enacted by a competent legislature। मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो एक वैध विधायिका द्वारा, एक competent legislature द्वारा बनाया गया है वो प्रोसीजर established by law है। अब यहां पर एक दिक्कत है, मतलब कि जो competent legislature है
वो कोई ऐसा भी लॉ बना सकती है जो कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो यहां पर जो कंसर्निंग इशू है वो नेचुरल जस्टिस का है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसे अभी भी हम इंश्योर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब 1973 में हम देखते हैं कि एक केस था प्रभुदयाल देवराह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कामरूप केस। इस केस में जो कोर्ट थी, जो जुडिशरी थी, उसने इस बात को इंसिस्ट किया था कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं ये कभी भी एक रीजन या फिर एक ग्राउंड नहीं हो सकते जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को हैम्पर किया जाए। आप ये जो भी बातें हम कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में अगर आप जो हाल में हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के केसेस हैं उनको रखेंगे तो पॉइंट ज्यादा क्लियर होंगे। जैसे एंटी सोशल एक्टिविटीज किसको कहा जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये कभी भी ग्राउंड नहीं हो सकते कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट किया जाए। इसके बाद हम आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से मेनका गांधी का जो केस था 1977 में, उसमें गवर्नमेंट जुडिशरी ने इस बात को हेल्ड किया कि जो आर्टिकल राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसको राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम के साथ एसोसिएट करके देखना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 है हमारे फंडामेंटल राइट में, और आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम है जिसमें 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स दी गई हैं। आप इसको पॉलिटी में भी देख सकते हैं, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसमें आपको मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट जो ये कह रहे हैं वो ये है कि राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को सिर्फ उसी कंडीशन में फ्रिंज किया जा सकता है, उसी प्रोसीजर के थ्रू फ्रिंज किया जा सकता है जो कि राइट हो, जस्ट हो और फेयर हो, ना कि किसी ऐसे कंडीशन में या ऐसे किसी लॉ के थ्रू जो आर्बिट्री हो, फैंसीफुल हो या फिर ऑप्रेसिव हो। मतलब कि बहुत ही सर्टेन ग्राउंड्स चाहिए जबकि किसी भी व्यक्ति के जो राइट्स हैं उनको कर्टेल किया जाए। तो यहां थोड़ा बहुत उन्होंने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। अब यहां पर रीसेंट लिंचिंग के उन्होंने केसेस को डिस्कस किया है जिसको इन्होंने बोला है वेंटन असॉल्ट। इसका मतलब होता है कि बहुत ही दुखपूर्ण या बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आजकल हमारे आसपास हो रहे हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसे एक्ट्स को परफॉर्म करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं दैट पर्सन इज विक्टिम और वो उसको पनिशमेंट करने का राइट भी अपने आप को दे लेते हैं। ऐसे इवेंट जो हैं वो निश्चित तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को प्रोवाइडेड हैं उनको वायलेट करते हैं, और ऐसे केसेस में ये बता रहे हैं कि जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो भी अपना जो रवैया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रखते हैं, खुद को ऐसे एक्ट से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये इसके तौर पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहां पर इन्होंने रखे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोल रहे हैं कि सिर्फ ये बातें कर रहे हैं और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस पॉइंट पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट का इशू है, तो सेंटर बहुत ज्यादा इंटरफेयर इसमें कर नहीं सकता। बहुत ज्यादा स्टेट इंटरफेयर करने लगेगा तो फिर वही फेडरलिज्म वाला इशू आ जाएगा। ठीक है, कि स्टेट किस तरीके से जो सेंटर जो है वो स्टेट के एरिया में क्यों एंट्री कर रहा है। तो खैर ये पॉइंट जो है इन्होंने डिस्कस किया है तो मैंने आपको बता दिया। एक्शन रेदर देन एक्सप्रेशन इन नेसेसरी, हमने देखा कि किस तरीके से अभी मैंने कल या परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि जब साबरमती आश्रम के स्पीच में मोदी जी ने इस बात को स्टेट किया कि ऐसे जो इवेंट है मॉब लिंचिंग के उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसी पर ये कहते हैं कि हमें एक्शन लेने की जरूरत है रेदर देन कि हम सिर्फ बातें करें। खैर ठीक है, हालांकि जो वो आर्टिकल था उन्होंने ये भी कहा था कि इट वॉज बेटर टू स्पीक समथिंग रेदर बीइंग साइलेंट, कि चुप रहने से बेहतर था कि उन्होंने कुछ बोला। खैर इस आर्टिकल में जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। मार्कर्स ऑफ प्रोटेस्ट, यहां पर कुछ बातें इन्होंने बोला है कि पिछले कई दिनों में हमें कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। जैसे कि एक समय था जो राइटर्स, पोएट्स या ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने अपने जो ऑनर्स थे उसको रिटर्न किया था। इस जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो हेट्रेड सोसाइटी में फैला हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम देख रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम और दलित जो डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी है उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। उनके खिलाफ कई तरीके के जो वायलेंट एक्शंस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी एक कंपेन चला था दैट वाज नॉट इन माय नेम कंपेन। वैसे ये एक एनजीओ है लंदन का जो कि मुस्लिम या अदर यूथ के खिलाफ जो भी वायलेंट एक्शन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं उसके खिलाफ एक कंपेन चलाते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ द लोग नॉट इन माय नेम कंपेन के थ्रू सड़कों पर उतर आए, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये एक सिंबोलिज्म था जो ये कहता था, जो क्रिटिसाइज करता है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि यू आर रूलिंग बट नॉट ऑन माई नेम, आप मेरे नाम के ऊपर रूल नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई एम डिप्राइव्ड। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहां पर थी। हमें भी देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है उसको दो तरीके से डील किया जा सकता है। दो रास्ते इन्होंने बताए हैं इन प्रोटेस्ट को डील करने का। पहला तो हम इससे खुद की दूरी बना लें,
वल्नरेबल इंडियंस के लिए। लेकिन ये जो तरीका है ये बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक क्वाइट स्पेक्टेटर बनकर नहीं रह सकते और हम सिर्फ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं चला सकते, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो इस प्रोटेस्ट को और डीपन करें, क्योंकि ये जो हैट्रेड फैल रही है, ये जो कम्युनल वायलेंस इस समय हमें देखने को मिल रहा है काउ प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे या फिर बहुत ही छोटे छोटे पेटी इश्यूज के नाम पर, ये ऐसे इश्यूज हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी को इन्फ्रिंज करेंगे या तोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का प्रोजेक्ट जैसा लगता है और ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सक्सेसफुल होता दिख रहा है। तो अभी जरूरी है कि हम इसको कर्व करें और कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कंसिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि जो हमारी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा इनप्रोटेक्टेड फील करेंगी, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी और कहीं ना कहीं वो फिर माइग्रेट करेंगे अलग जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर वो सेफ फील करें, वो अलग हो जाएंगे। यहां पर एक वर्ड इन्होंने फील किया है घेटोज, वो खुद को घेटोज में लिमिट कर लेंगे। घेटोज वैसे एक टर्म था जो जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर रीजन में चले जाते थे तो उस एरिया को घेटोज कहा जाता था, अपने प्रोटेक्शन के लिए वो कम्युनिटी से अलग हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसके जो ऐसे सेक्शंस है जिनके खिलाफ ये एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, अल्टीमेटली वो भी अपने आप को सोसाइटी से अलग करना शुरू कर देंगे और ये जो हमारी सोसाइटी है उसको तोड़ने जैसा एक काम होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि घेटोज के बारे में वही बात यहां पर बताई गई है कि इस तरीके से जो एक सर्टेन सोसाइटी होती है जब वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती तो वो खुद को सोसाइटी से अलग करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि अभी जो केसेस मिल रहे हैं उसमें यह है कि जो नेबरहुड के कॉन्सेप्ट हैं वो वायलेट हो रहे हैं। आज जो नेबर्स हैं वो अपने नेबर्स के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। कोई ऐसा लिंचिंग का इवेंट होता है या काउ प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे कोई इवेंट उनको देखने को मिलता है तो वो वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर उसको शेयर करते हैं। इस तरीके से जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है इस समय हमारी वो सॉलिडेरिटी को मेंटेन करने में सक्सेसफुल नहीं दिख रही है। जो हमारी सोसाइटी है वो और ही ज्यादा वल्नरेबल होती जा रही है और एंड में आर्टिकल में ये बोलते हैं कि 1947 में हमारा इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। और फर्दर जो सिचुएशंस बन रही हैं वो हमारे इंडिया को इंडिया के अंदर ही कई हिस्सों में तोड़ देगा। तो हमें इस चीज को जल्द से जल्द देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और जो एक सोशल हार्मनी है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं दिया गया था बट मैंने यहां पर कंक्लूजन को मेंशन कर दिया है क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सम अप करना पड़ेगा अपने आंसर को। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स यहां पर जोड़े हैं, ये निश्चित तौर पर आपके मीन्स के लिए काम के हो सकते हैं। कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है ये स्टेट के अंडर में आता है तो स्टेट का एरेना है कि वो इस चीज को कैसे डील करेगा। पॉलिटिकल लेवल पे अगर ये देखा जाए जैसे सेंटर को एक्यूज किया जा रहा है कि वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो सेंटर को चाहिए कि ऐसे स्टेट्स जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर सेम गवर्नमेंट है वहां पर उनको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि झारखंड का एक केस हमें देखने को मिला भी था कि लिंचिंग के केसेस में कई सारे यूथ को पकड़ा गया। ये भी कहते हैं कि अगर कहीं पर गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर सेक्शन को किसी स्टेट में अपीज कर रही है, खुश करने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से ऐसे कुछ वायलेंस देखने को मिल रहे हैं तो सेंटर को इस पर हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पीआईएल भी कई तरीके के मेथड हो सकते हैं जिसके तहत इन इवेंट्स को रोकने की कोशिश की जा सकती है। मीडिया के लिए यह जरूरी है कि वो इन मुद्दों पर पेशेंस रखे। जो भी मीडिया न्यूज रिलीज की जाए उसको स्क्रूटनाइज किया जाए उनके खुद के थ्रू। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जाए बट उनको खुद को ऐसी न्यूज को स्क्रूटनाइज करना चाहिए ताकि जो सोसाइटी में इनसिक्योरिटी है माइनॉरिटीज की और दलित की वो और ज्यादा स्प्रेड ना हो और जो ये माहौल है वो थोड़ा बेहतर बना रहे। एक पॉइंट और ये भी हो सकता है कि जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि अगर ऐसे एक्ट्स वहां पर देखने को मिलते हैं तो वो जो एक्यूज लोग हैं उनको पकड़ें और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। निश्चित तौर पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, आपको उसको डील करना है। इन इंडिया एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिज्म टुवर्ड्स रिलीजन में रिजल्ट इन वीकनिंग सोशल कंसोलिडेशन एंड क्रिएटिंग फियर इन सोसाइटी which ultimately may threaten the internal security of India. Discuss. तो आप इस टॉपिक को डील करिए, इसके आंसर को लिखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करिए। कई सारे पॉइंट्स हैं तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं ऑब्जेक्टिव आज के। जो पहला क्वेश्चन है वो हेल्प जो हमने भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड है। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। पॉइंट पहला स्टेटमेंट है, बताना है सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल।
ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे बेस्ड है, आपको बताना है सही है। ओपन एक्रेज पॉलिसी विल एनेबल ईएनपी कंपनीज चूज द ब्लॉक फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एरिया। तो ये पॉइंट सही है कि गलत है? तो फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से डिराइव किए गए हैं। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। कई बार बहुत आसान क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछती है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं, आप इसको अभी याद कर लीजिए। दैट इज यूएसए। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से लिया गया है, जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो यूएसएसआर से ली गई हैं। तो ये तीनों बातें मैंने आपको बता दी है, आप इसे याद रखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अंबेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो इस चीज को भी आप याद रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन रहेगा दिमाग में तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, सुप्रीम कोर्ट रूल that the fundamental rights and directive principles are in fact supplementary to each other and together constitute an integrated scheme. This is known as which of the following? Doctrine of pith and substance, doctrine of colorable legislation, doctrine of harmonization, या फिर none of the above। तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। इसमें होता यह है कि कई बार ऐसा लगता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, वो उसने अपने एरेना में के बाहर जाके बनाए हैं, जबकि उन्होंने अपने जो अथॉरिटी होती है उसके अंदर उस लेजिस्लेशन को पास किया होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उस डॉक्ट्रिन के पिथ एंड सब्सटेंस को, कोई इशू को देखेगा कि क्या वो उस गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेशन अथॉरिटी के अंदर रह के बनाया है या नहीं बनाया है। तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन ये होता है कि कई बार जो लेजिस्लेचर्स रूल्स या लॉ बनाते हैं उसको इतना ज्यादा इंटरमिंगल कर देते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये उनकी अथॉरिटी में है या नहीं है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जुडिशरी है वो इस बात को देखेगी कि उसका कोर इशू क्या है, कहीं उसको लेजिस्लेशन को कलर तो नहीं कर दिया गया है कि पता ही ना चले कि उनके अथॉरिटी के अंतर्गत आता था या नहीं आता था। तो ये दोनों डॉक्ट्रिन में थोड़े थोड़े आपको बताया, हालांकि इसका जो जवाब है वो सी है, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। ये हिंदू के फ्रंट पेज पर था, इसलिए इस पर क्वेश्चन मैंने बना दिया है। इट इज प्रोसेस बाय विच लार्ज अमाउंट ऑफ illegally obtained is given the appearance of having originated from the legitimate source। दूसरा स्टेटमेंट है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन आर द 3 स्टेप्स। तीसरा जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसका आंसर आपको देना है, और मैं आपको बता दूं कि इसका रिप्लाई है 1, 2 एंड 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइगर रिजर्व्स। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द टाइगर रिजर्व। अगर टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को अल्टर करना है तो फिर एनटीसीए से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सुंदरवन इज द ओनली बायोस्फीयर हैविंग टाइगर रिजर्व, ये स्टेटमेंट है। तीसरा है कि मानस टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व व्हिच इज आल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुंदरवन इज नॉट द ओनली। इसके अलावा मानस जो कि असम में है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, ये तो स्टेटमेंट में दिया ही था। ये सारे के सारे ही बायोस्फीयर ऐसे हैं जिनमें टाइगर रिजर्व्स हैं। तो ये वीडियो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये आज की हिंदू डिस्कशन का पार्ट 1 था, और इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पर भी विजिट करें और देखें, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो डिस्कस होंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।